नमस्कार। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो उत्तर में वो जो एक विशाल सफेद भूरा सा चाप दिखता है, हिमालय, हम अक्सर उसे बस दुनिया की सबसे ऊंची छत मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन वो सिर्फ ऊंची चोटियों के एक झुंड तो है नहीं, वो भारत का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, हमारी नदियों का जन्म स्थान है और हमारी संस्कृति का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर हिमालय की इसी कहानी को कह सकते हैं कि परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। जी। पहले उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी बनावट देखेंगे और फिर पश्चिम से पूर्व तक इसकी सबसे ऊंची चोटियों के एक सफर पे निकलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ये सिर्फ जानकारी ना लगे बल्कि दिमाग में एक नक्शा सा बन जाए। और ये नक्शा बनाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हिमालय को समझना सिर्फ पहाड़ों को समझना नहीं है। ये समझना है कि भारत भारत क्यों है। हमारा मॉनसून, हमारी नदियां, यहाँ तक कि हमारा इतिहास भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे देश की रीढ़ है, भौगोलिक और सांस्कृतिक, दोनों ही तरीकों से। चलिए तो फिर इसी रीढ़ की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे स्रोत, सबसे पहले एक शब्द सामने रखते हैं, ट्रांस हिमालय। और यहां मैं थोड़ा उलझ गया। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हिमालय भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से बना। हाँ। तो फिर ये ट्रांस हिमालय उससे भी पुराना कैसे हो सकता है? क्या वो उस टक्कर से पहले ही वहां मौजूद था? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और यहीं से ना कहानी दिलचस्प होती है। अच्छा। ट्रांस का मतलब है पार या दूसरी तरफ। तो ट्रांस हिमालय वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो मुख्य हिमालय की विशाल दीवार के उस पार हैं, मतलब उत्तर में तिब्बत के पठार की तरफ। अच्छा। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यूरेशियन प्लेट का जो किनारा था वो तो पहले से वहां मौजूद था ना। जाहिर है। ट्रांस हिमालय उसी यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इसीलिए ये भूवैज्ञानिक रूप से मुख्य हिमालय से ज्यादा पुराने हैं। अच्छा, तो ये वो जमीन है जिससे भारत जाके टकराया था। अब समझ आया। तो इस ट्रांस हिमालय इलाके में कौन कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में समझना सबसे आसान है। सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम स्रोत इसे एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंची और मुश्किल चोटियों का घर है। सियाचिन जैसा विशाल ग्लेशियर भी यही है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू भी तो यही है ना? यहाँ हमेशा केटू और कंचनजंगा को लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है। बिल्कुल, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर की ऊंचाई के साथ बिना किसी शक के भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में पड़ती है। अच्छा। वहीं कंचनजंगा भारत के पूर्ण नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो सवाल पर निर्भर करता है, पर भारत की सर्वोच्च चोटी केटू ही है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो काराकोरम के दक्षिण में, उसकी छाया में कौन सी श्रेणी है? काराकोरम के ठीक दक्षिण में है लद्दाख श्रेणी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। बताइए। हमारे स्रोतों में एक चोटी का जिक्र है, राकापोशी। इसे दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहा जाता है। सबसे तीव्र ढाल, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये चढ़ाई के लिए लगभग नामुमकिन है? आप इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर पहाड़ एक ढलान वाले त्रिभुज जैसे होते हैं। हाँ। पर राकापोशी लगभग एक सीधी खड़ी दीवार की तरह है। इसकी ढाल इतनी खड़ी है कि इस पर बर्फ भी ठीक से टिक नहीं पाती। ये भूगर्भीय रूप से उसके युवा होने का भी संकेत है, जहां लाखों सालों के कटाव को अभी इसे नरम करने का समय नहीं मिला है। वाह, ये तो कमाल है। ये धरती की कच्ची और अनछुई ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। तो हमने काराकोरम और लद्दाख को देख लिया। ट्रांस हिमालय की तीसरी और आखिरी परत कौन सी है? तीसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी, जो लद्दाख के दक्षिण और मुख्य हिमालय के उत्तर में है। जास्कर। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना होती है। भारत की ऐतिहासिक सिंधु नदी वो काराकोरम से नहीं बल्कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बनी घाटी से होकर बहती है। अच्छा, इन दोनों के बीच से? हाँ, वो इन दोनों विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को चीरती हुई पश्चिम की ओर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये तस्वीर साफ हुई कि मुख्य हिमालय के पार भी एक पूरी दुनिया है। सबसे ऊपर एशिया की रीढ़ काराकोरम, बीच में खड़ी ढाल वाली लद्दाख और फिर जास्कर। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच से सिंधु नदी का रास्ता। लेकिन अब अगर हम उस मुख्य दीवार की तरफ देखें, जिसे हम असल में हिमालय के नाम से जानते हैं, तो पता चलता है कि ये खुद भी एक दीवार नहीं बल्कि 3 समानांतर दीवारें हैं। ये कैसे काम करता है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक दीवार नहीं बल्कि 3 दीवारों का एक सिस्टम है जो एक के पीछे एक खड़ी हैं। इन्हें भी हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही समझेंगे। ठीक है। सबसे उत्तरी, सबसे ऊंची और सबसे भव्य दीवार को महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री मतलब हिम का घर। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि यहाँ बर्फ ही बर्फ होगी। बिल्कुल। इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है, जो अपने आप में अविश्वसनीय है। और इसकी एक खासियत है कि एक निरंतर यानी कंटिन्यूअस श्रेणी है। निरंतर? इसे ऐसे समझिए कि ये एक लगभग 6000 मीटर ऊंची 2400 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसमें दरवाजे मतलब दर्रे बहुत कम हैं। इसी वजह से ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को भारत में घुसने से रोकती है और मॉनसून को पार जाने से रोकती है, जिससे पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये भारत का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी तो इसी दीवार का हिस्सा है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब बड़ी बड़ी चोटियां इसी हिमाद्री का हिस्सा है। ये हिमालय का वो हिस्सा है जहां इंसान बस एक छोटी सी चींटी जैसा महसूस करता है। ठीक है, तो हिमाद्री सबसे ऊंची और कह सकते हैं अभेद्य दीवार हो गई। इसके दक्षिण में यानी बीच वाली दीवार कौन सी है? बीच की दीवार को मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। ये हिमाद्री जितनी ऊंची नहीं है, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है हमारे और आपके पसंदीदा हिल स्टेशन। हाँ, शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सभी खूबसूरत जगहें इसी मध्य हिमालय की गोद में बसी हैं। यहाँ का मौसम ज्यादा सुहावना है और पहुंचना भी आसान है। अच्छा, तो जब हम गर्मियों में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हम असल में मध्य हिमालय में होते हैं। स्रोतों में मर्ग शब्द का भी जिक्र है, जैसे गुलमर्ग। ये क्या चीज है? ये मध्य हिमालय की एक और खूबसूरती है। यहाँ पहाड़ों की ढलानों पर मुलायम हरी घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, फूलों का मैदान। हाँ, या सोनामर्ग, सोने का मैदान। ये इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। समझ गया। अब आते हैं सबसे बाहरी और दक्षिणी दीवार पर। इसके बारे में क्या खास है? सबसे दक्षिणी और भूवैज्ञानिक रूप से सबसे नई बनी हुई श्रेणी है बाह्य हिमालय, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। शिवालिक। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, लगभग 900 से 1100 मीटर। और इसके बनने की कहानी भी थोड़ी अलग है। सोचिए, जब विशाल हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उसके वजन से जमीन आगे की तरफ थोड़ी धंस गई, जैसे गद्दे पर भारी सामान रखने से होता है। बिल्कुल वही। इसी धंसे हुए हिस्से में करोड़ों सालों तक हिमालय से निकली नदियों ने मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर जमा किए। जब ये मलबा दबा और ठोस हुआ तो शिवालिक का जन्म हुआ। तो मतलब ये बाकी हिमालय की तरह कठोर ग्रेनाइट चट्टानों का नहीं बना है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से कंप्रेस्ड मलबे का बना है, इसीलिए यहाँ भूस्खलन भी ज्यादा होता है। और शिवालिक के बारे में एक और दिलचस्प बात है, दून और द्वार घाटियां। हाँ, जैसे देहरादून और हरिद्वार। मैं हमेशा सोचता था कि इन नामों का क्या मतलब है। होता ये है कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ लंबी और चपटी घाटियां बन गई हैं। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। और पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार। बिल्कुल। ये रहने और खेती करने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। तो इन शहरों के नाम के पीछे ये भूगोल छिपा है। तो ये पूरा नक्शा अब दिमाग में बैठ रहा है। ट्रांस हिमालय, फिर मुख्य हिमालय की 3 परतें, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जी। अब उस हिस्से पर आते हैं जो याद रखना सबसे मुश्किल होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चोटियों का सही क्रम। इसे एक लिस्ट की तरह रटना तो नामुमकिन लगता है। इसे लिस्ट की तरह देखना ही नहीं है, हम इसे एक यात्रा की तरह देखेंगे। यात्रा? हाँ, मान लीजिए हम एक हवाई जहाज में बैठे हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर उड़ रहे हैं। हमें खिड़की से कौन सी चोटी पहले दिखेगी और कौन सी बाद में? ये बढ़िया तरीका है। तो चलिए हमारी ये हवाई यात्रा शुरू करते हैं। टेक ऑफ कहाँ से होगा? हमारी यात्रा का शुरुआती बिंदु है ट्रांस हिमालय। सबसे पश्चिम में जो विशाल चोटी हमें दिखेगी वो है K2, काराकोरम श्रेणी में। यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, K2 से शुरुआत हुई। अब वहां से थोड़ा पूर्व की ओर आए तो? जैसे ही हम मुख्य हिमालय में प्रवेश करते हैं, हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में एक बहुत ही प्रभावशाली और अकेली सी खड़ी चोटी दिखती है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत?
इसका नाम ही थोड़ा डरावना है और इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि इस पर चढ़ने की कोशिश में बहुत पर्वतारोहियों की जान गई है। तो हमारी यात्रा एक बहुत ही विकराल चोटी से शुरू होती है। K2, फिर नंगा पर्वत। इसके बाद हमारा जहाज किस राज्य के ऊपर होगा? इसके बाद हम और पूर्व में आते हैं और उत्तराखंड के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ हमें खूबसूरत और पवित्र चोटी दिखाई देगी, नंदा देवी। नंदा देवी ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसे देवी का रूप माना जाता है। तो हमारा क्रम हुआ K2, नंगा पर्वत, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद तो शायद हम भारत की सीमा से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। अब हमारा जहाज नेपाल के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यहाँ हमें चोटियों का एक पूरा झुंड दिखेगा। पश्चिम से पूर्व के क्रम में पहले धौलागिरी और अन्नपूर्णा जैसी प्रसिद्ध चोटियां आती हैं, जो ट्रैकर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। जी बिल्कुल। और फिर दुनिया का शिखर, हाँ, धौलागिरी और अन्नपूर्णा के ठीक पूर्व में हमें वो दिखेगा जिसके लिए सब इंतजार करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर शान से खड़ा है। एवरेस्ट पर पहुंच गए। क्या हमारी यात्रा यहाँ खत्म होती है? ठीक बगल में, एक तरह से उसकी छाया में, एक और 8000 मीटर से ऊंची चोटी है जिसका नाम है मकालू। मकालू। अक्सर लोग एवरेस्ट पर ही रुक जाते हैं, लेकिन मकालू भी एक विशाल पर्वत है। मकालू के बाद हम वापस भारत में आ रहे हैं, सही कहा? हाँ, अब जहाज वापस भारतीय सीमा में प्रवेश करता है और हम सिक्किम के ऊपर हैं। यहाँ हमें कंचनजंगा दिखेगी। जैसा हमने पहले बात की, ये भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी खूबसूरती लाजवाब है। और अब इस यात्रा का आखिरी पड़ाव सबसे पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में, जहां हिमालय अचानक दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ लेता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास, वहां स्थित है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ये इस पश्चिम से पूर्व यात्रा का, कह सकते हैं, पूर्वी प्रहरी है। यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये पूरी यात्रा एक बार फिर से दोहराते हैं। ट्रांस हिमालय में K2 से शुरू करके मुख्य हिमालय में नंगा पर्वत, फिर उत्तराखंड में पवित्र नंदा देवी, नेपाल में धौलागिरी अन्नपूर्णा, फिर दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट, उसके बगल में मकालू, वापस भारत में सिक्किम में कंचनजंगा और अंत में अरुणाचल के मोड़ पर नामचा बरवा। इसे कहानी की तरह देखने से ये वाकई आसान हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम नहीं है, हर चोटी की अपनी कहानी है, अपना एक चरित्र है। इस पूरी चर्चा से कुछ और भी दिलचस्प बातें निकल कर आई हैं। जैसे एक शब्द था करेवा। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? करेवा कश्मीर घाटी की एक अनूठी पहचान है। ये असल में एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो हजारों साल पहले एक विशाल झील के सूखने और ग्लेशियरों द्वारा लाए गए मलबे के जमने से बनी है। ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये किसी खास चीज की खेती के लिए मशहूर है। हाँ, और वो चीज है दुनिया का सबसे महंगा मसाला, केसर यानी जाफरान। केसर। कश्मीर का केसर अपनी गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और वो इसी करेवा मिट्टी की देन है। तो करेवा और केसर का बहुत गहरा रिश्ता है। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। और हिमालय की विशालता को समझने के लिए इसकी लंबाई का भी जिक्र है। हाँ, हमें इसके पैमाने का अंदाजा होना चाहिए। पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक हिमालय एक चाप, मतलब एक आग की तरफ फैला है। और इस चाप की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ये दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी से भी ज्यादा है। ये कोई एक पहाड़ नहीं, पहाड़ों का एक विशाल महासागर है। 2400 किलोमीटर, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आज हमने हिमालय के भूगोल की एक गहरी पड़ताल की। हमने हिमालय के पार की दुनिया यानी ट्रांस हिमालय को समझा। जी। फिर मुख्य हिमालय की 3 समानांतर परतों, बर्फीली हिमाद्री, सुहावने हिमाचल और नई बनी शिवालिक को जाना। और अंत में हमने K2 से नामचा बरवा तक चोटियों की एक हवाई यात्रा भी की। यह एक व्यापक अवलोकन था जो हिमालय की भौतिक बनावट को समझने के लिए एक ठोस नींव रखता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों का अध्ययन नहीं होता। सही बात है। तो मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने हिमालय को एक भौगोलिक इकाई के रूप में देखा है, लेकिन ये विशाल पर्वत श्रृंखला शिवालिक की निचली पहाड़ियों से लेकर हिमाद्री की बर्फीली चोटियों तक अपनी छाया में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को सक्रिय रूप से कैसे आकार दे रही होगी, इस पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है।